नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस के कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 से BA आर्ट्स और सोशल साइंस के एग्ज़ाम को कंबाइंड रूप से लिया जाने लगा है, कॉमन एग्जाम लिया जाने लगा है और उसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाने लगा है। मतलब यह तय कर दिया गया कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ मिला के जिसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। इस कारण रीजनिंग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इस एग्जाम में आ चुका है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर कि BHU एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, कौन कौन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी कारण आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको लगभग सब कुछ बता दिया जाएगा कि रीजनिंग के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हम लोग कैसे इसको पढ़ाई करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 2021 के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, BHU वर्ल्ड का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो आप www.shikshaworld.com के वेबसाइट से जाके इनरोल्ड हो सकते हैं और हमारा ऐप जो प्ले स्टोर पे मौजूद है शिक्षा वर्ल्ड को डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो 2019 में हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं रीजनिंग के बारे में कि देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे 15 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो 15 क्वेश्चन पूछा तो जा रहा है, यह कितना इंपॉर्टेंट है जो समझिए कि आप अगर इसमें अपना पूरा मेहनत देते हैं, अपना 100% देते हैं, तो आप 15 में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और यह आपके एग्जाम का सबसे बड़ा रैंक बूस्टर होगा। क्योंकि रीजनिंग जो होता है, बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि इसको बहुत ईजिली वे में लेते हैं, कह रही तो इसको हम ऐसे ही बना देंगे, लेकिन वहीं पे वो गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप इसे प्रॉपर वे में नहीं सीखेंगे, आप अगर प्रॉपर वे में इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एग्जामिनेशन में जाके गलती जरूर करेंगे। इस कारण इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोग अभी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि रीजनिंग पूछा कौन कौन टॉपिक से जा रहा है और हम लोग जब अपने कोर्स में किस किस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। हमने पूरा पेपर एनालिसिस किया गया है, 2019 से पहले भी किए हैं। 2019 में तो कुछ पैटर्न इधर उधर कर दिया था, इस कारण बहुत ज़्यादा पूछ दिया गया था, उसमें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स घुसा दिया था, ये कारण दिक्कत हो गई थी। लेकिन इस समय 2020 से क्या हुआ है, अब प्रॉपर वे में पूछा जाने लगा है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और वहाँ पर आपको बताने लगेंगे कि हम लोग कैसे कैसे इसका पढ़ाई करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने कोर्स में हम शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध जिसे हिंदी में कहते हैं। ब्लड रिलेशन आपके एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इस कारण सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये जो रिलेशन है, इसके कारण हम पहले लेक्चर से ही हम और आप एक दूसरे के बीच क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि अब हम लोग जो आगे का दौर शुरू करने वाले हैं, प्रिपरेशन का दौर जो हम दोनों मिलके, हम सब आपस में मिलकर शुरू करने वाले हैं, वो एक अच्छे रूप में आगे बढ़े। इस कारण मैं ब्लड रिलेशन ले रहा हूं। और एक बात है कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में रीजनिंग पूछता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना मस्ट है, इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये एकदम मस्ट है। इस कारण इसको ध्यान से पढ़िएगा। कुछ बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे रिलेशन आपस में रहता है, मेरे पिताजी के नाना जी के पोता के बेटा, इस तरह से क्वेश्चन मिलाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में सीखेंगे और बेसिक कंसेप्ट से, मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे सीखना और हायर लेवल तक जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कारण आप इस टॉपिक को पूरे ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग ब्लड रिलेशन पे चर्चा करेंगे। अगला हम टॉपिक चर्चा करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। जी हाँ दोस्तों, अल्फाबेट जो आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यही ए से लेकर जेड तक का जो अल्फाबेट है आपको BHU के एंट्रेंस एग्जाम में 3 से मार्क्स दिलाने वाला है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ए से जेड जो आपको लग रहा है कि सिर्फ इतना आसान है, इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारा चीज मिक्स किया जाता है। समझ में आ रही है बात क्या? इससे बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया जाता है। 1 से लेकर 26 तक आपका नंबरिंग में सबसे पहले याद करवाऊंगा, कैसे याद करते हैं, उस पर किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो इस पर बात करूंगा। जैसे हो जाता है
प्रोग्राम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 13वां अक्षर कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा कि अल्फाबेट के लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 13वां अक्षर कौन है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तब अगर आप उस समय बैठ के जोड़ने लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इस कारण क्या होगा, इसे भी हम लोग ध्यानपूर्वक सीखेंगे और समझेंगे। और ये जो अल्फाबेट है आगामी 3-4 टॉपिक का बेस भी होता है। उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि किसी एक परफेक्ट सेंटेंस को या परफेक्ट वर्ड को कुछ इम्परफेक्ट वर्ड में लिख दिया जाता है। मतलब जब आपको राम का नाम लेना हो तो आप उसको कोई और नाम रख देंगे, जैसे क्या कर देंगे, के रख देंगे। राम के लिए के का प्रयोग किया गया है, श्याम के लिए एल का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मुकेश के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग को इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के कुछ बेसिक रूल को यूज करेगा और अपना जो उसका कुछ रूल है उसका यूज करेगा। इस कारण आप भी इसे ध्यानपूर्वक सीखेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हम बात करेंगे मिरर इमेज का। जी हाँ दोस्तों, मिरर इमेज आपके घर में भी होगा। हर लोग के घर में एक आईना तो होता ही है, क्योंकि उसके बिना अब रहना लगभग असंभव सी बात हो गई है। तो वही आईना आपको बीएचओ एंट्रेंस में भी एक आध बार पूछ देगा। और वो जो मिरर इमेज होता क्या है कि आपको कोई इमेज दे दिया, जैसे आपको दे दिया के, इसका बताइए मिरर इमेज क्या होगा। तो हम लोग सीखेंगे कि मिरर इमेज निकाला कैसे जाता है, इसमें कौन सा पोर्शन इसका चेंज होता है, कौन सा पोर्शन चेंज नहीं होता है। तो हम लोग मिरर इमेज के बारे में सीखेंगे। जैसे के का मिरर इमेज ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज का। तो जैसा मिरर इमेज में आता है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका परछाई किस रूप में आएगा यह बताता है, उसी प्रकार वाटर इमेज का होता है कि वाटर में जब आप अपने आप को या फिर किसी आकृति को या फिर किसी वर्ड को, जैसे आपसे कह देगा कि आप बताइए इसको वाटर में देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या क्या आता है, पूछा जाता है। तो हम लोग इसे भी क्या करेंगे, सीखेंगे इसके अगले टॉपिक में। और वाटर इमेज और मिरर इमेज से ये दोनों से कोई एक क्वेश्चन लगभग आना तय माना जाता है। इस कारण हम इसे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सीखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रैंकिंग का। रैंकिंग में क्या हम लोग इसमें सीखेंगे, रैंकिंग में सीखेंगे कुछ बच्चे, जैसे कहा जाता है कि 5 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, रमेश बाएं से दूसरे स्थान पे है, सुरेश दाहिने से तीसरे स्थान पे है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने लड़के होंगे। इस प्रकार से जो सवाल पूछा जाता है। या फिर अब आजकल का जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें कुछ और पूछ जाता है, जैसे रमेश दिल्ली से आ रहा है, ये पटना से आ रहे हैं, दोनों यहाँ आए, दोनों का ये सब्जेक्ट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आजकल यूज किया जाने लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग में उसे डिटेल पूर्वक सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन लगभग तय माना जाता है कि रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आएगा। आपको 15 क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि इन्हीं सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन टच करेगा। ऐसे रीजनिंग में कहा जाता है टोटल 40 टॉपिक्स हैं, तो हम लोग 40 टॉपिक्स थोड़े कवर करेंगे। हम लोग क्यों किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी ट्यूटर को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट वे में हमें राइट डायरेक्शन की ओर ले जाए और हमें लक्ष्य तक पहुंचाए। तो आपका लक्ष्य है बीएचयू आना। वो बीएचयू आने के लिए जो राह में बाधा क्या है, सिर्फ एक एंट्रेंस है। आप एंट्रेंस को क्रैक कर दिए, आप बीएचयू पहुंच गए। तो वही एंट्रेंस को क्रैक करने का मेथड सबसे बड़ा रीजनिंग होता है, क्योंकि यह आसान भी माना जाता है। आप इस पे कम मेहनत करके ज्यादा गेन कर सकते हैं। इस कारण इसे ध्यानपूर्वक सीखिए। सीटिंग अरेंजमेंट हमारा इसी में हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट वही बैठने वाली बात हो जाती है कि 6 लोग एक गोला में बैठे हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं, क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं, फिर सभी का पोजीशन दे दिया जाएगा, ये दाहिने से दूसरा है, ये बाएं से तीसरा है। तो आप बताइए कि के जो है किस प्रकार से है, दाहिने से किस स्थान पे है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग सब कुछ सीखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सीखेंगे, क्लॉकवाइज सीखेंगे, जितना चीज इससे रिलेटेड होता है हम सब कुछ सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एक क्वेश्चन लगभग तय ही माना जाता है कि एक क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में होता क्या है कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता है। अब आपसे पूछेगा कि हम 10 मीटर नॉर्थ में गए हैं, उसके बाद 10 मीटर ईस्ट की ओर बढ़ गए, फिर 10 मीटर साउथ की ओर बढ़ गए, फिर 5 मीटर वेस्ट की ओर बढ़ गए। तो आप बताइए जो अपना इनिशियल पोजीशन से कितने दूर पे हैं, किस डायरेक्शन में है। इसमें हम लोग पूरा डायरेक्शन देखेंगे, इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब कुछ इसका डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम लोग किस प्रकार से पहुंचते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखते हुए हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट था। उसके बाद हम लोग एनालॉजी टेस्ट सीखेंगे।
और उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ये दोनों से भी एक एक क्वेश्चन आने का संभावना पूरी तरह से बना रहता है कि एनालॉजी टेस्ट और क्लासिफिकेशन से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से रहती है कि जैसे कौन अलग है। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, चारों ऑप्शंस में कहेगा कि इनमें कौन अलग है, सबसे अलग है, तो वही आपसे खोजने कहेगा। जैसे आपको दे देगा, यहाँ पे एक रहेगा लायन दे देगा आपको, यहाँ पे टाइगर दे देगा आपको, यहाँ पे काऊ दे देगा और एलिफेंट दे देगा। अब आप बताइए इन चारों में कौन अलग है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये 3 जंगली जानवर हैं और एक क्या है, पेट एनिमल है, तो ये हमारा सबसे अलग है। इसी प्रकार से ये तो सबसे आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल इतना नहीं पूछा जाता है। आपसे कुछ दिमाग लगा के पूछा है, कभी कभी साइंस का इसमें यूज कर लेगा, कभी कभी इसमें सोशल साइंसेस का यूज कर लेगा, कभी कभी हिस्ट्री का यूज कर लेगा। जैसे 3 मुगल बादशाह का नाम दे देगा और एक अंग्रेज का नाम दे देगा, तो वहां पर आप पकड़ना पड़ेगा। 3 मुगल बादशाह का नाम दे देगा, एक सल्तनत काल का दे देगा, इसमें भी आपको पकड़ना रहेगा। ज्योग्राफी का यूज कर लेगा। इस कारण क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आ जाता है। उसी प्रकार से एनालॉजी टेस्ट में है, एक दूसरे से रिलेशन बनाने की बात की जाती है। एक दूसरे से एक बी से किससे संबंधित है तो सी डी से कैसे संबंधित रहेगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक सीखेंगे और बात करेंगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, मिसिंग टर्म से आएगा। किससे आएगा, मिसिंग टर्म आएगा। तो मिसिंग टर्म क्या होता है कि आपसे एक, इसको आप सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं, सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक श्रृंखला दिया जाता है, एक खास पैटर्न दिया जाता है और खास पैटर्न के बाद एक ब्लैंक दिया जाता है और उसमें कहेगा कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा या फिर कौन सा डिजिट आएगा। जैसे आपसे अगर हम कह दें, आपसे दे दिया 4, 9, 16, 25 और आपसे पूछ दिया कि बताइए ये वाला टर्म कौन सा होगा, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें ये चीज मिसिंग है, आपको यही पता करना है कि कौन सा मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, इसका एक पैटर्न पकड़ेंगे कि ये जो सीरीज का क्वेश्चन है उसमें एक खास पैटर्न है, वो कौन सा पैटर्न है। तो आप देखेंगे इसको कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब एक एक जोड़ के आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक जोड़ के आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें जो होगा 5 + 1 6 का स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा 36। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और आपको बताना है। इसमें मिसिंग टर्म्स भी कभी कभी 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें एक मिसिंग, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में एक आपको छांट लेना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग टर्म और सीरीज में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी बीच का कोई संख्या लुप्त कर देगा, इधर 36 दे दिया और आपको बताएगा कि अच्छा बीच में बताइए कौन सा होगा, तो आपको ये भी बताना होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें एक पैटर्न पकड़ना होता है, किस पैटर्न से आगे बढ़ता है और कैसे पैटर्न पकड़ेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने, जैसे सीरीज का है तो बहुत ज्यादा पैटर्न बनाया जा सकता है। स्क्वायर पैटर्न अभी था, क्यूब पैटर्न हो सकता है, प्लस पैटर्न, माइनस पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, मतलब कम से कम 50 प्रकार का हो सकता है सीरीज का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सीरीज इंपॉर्टेंट बीएचयू के लिए है, बीएचयू किसको ज्यादा यूज करता है, बीएचयू को यूज करने की संभावना क्या है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे और फिर सीरीज का अच्छा से लेक्चर करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिक्शनरी आप बचपन से देखते होंगे, जो भी इंग्लिश पढ़ा होगा या फिर जहां भी वर्ड प्रॉब्लम होगा लोग डिक्शनरी ही देखता है। अब तो मोबाइल में आ गया तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था, डिक्शनरी एक किताब आती थी और उसमें खोजना पड़ता था। अब तो लोग डिक्शनरी को शायद ही कभी याद करते होंगे, मुझे तो पता नहीं कब हम टच किए थे, लेकिन फिर भी डिक्शनरी क्या होता है कि उसमें एक खास पैटर्न में ना पूरे वर्ड को लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले ए को लिखा जाता है, उसके बाद बी को लिखा जाता है। आप डिक्शनरी कभी खोल के देखिएगा, सबसे पहले ए लिखा जाता है, फिर बी लिखा जाता है। ए में भी बहुत सारा पैटर्न से आगे लिखा जाता है, ए के बाद कौन कौन आएगा, उसके बाद कौन कौन आएगा। तो डिक्शनरी पढ़ने का एक तरीका होता है और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में इसी से रिलेटेड सवाल दे देगा। 5 वर्ड आपको दे दिया जाएगा और 5 वर्ड में कहेगा कि इसे डिक्शनरी के रूप में सजाइए, कि डिक्शनरी में इसको किस प्रकार से अरेंज करके रखा गया होगा। तो आपको ऐसे सजाना है। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे एप्पल दे दिया, एप्पल दे दिया, उसके बाद पीकॉक दे दिया, उसके बाद आपको व्हाइट दे दिया और उसके बाद आपको ब्लैक दे दिया और कहेगा कि बताइए कि डिक्शनरी में आपको इस कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हमको डिक्शनरी में खोलेंगे तो एप्पल मिलेगा, उसके बाद हमको ब्लैक मिलेगा क्योंकि पहला अक्षर बी है, उसके बाद हमको पीकॉक मिलेगा, उसके बाद हमको व्हाइट मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये हम सिखाएंगे पूरी तरह से डिक्शनरी कैसे देखा जाता है, इस पे किस टाइप का सवाल बीएचयू पूछता है और कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है।
उसके बाद हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या होता है कि एक सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी पैटर्न को बताना रहता है, किसको, एक सर्कल में। जैसे आपको कह दिया जाए फादर और सन को बताइए, ठीक, फादर सन का क्या होगा, वेन डायग्राम। तो फादर सन का अगर कोई कहेगा वेन डायग्राम, तो सन जो होगा वो हमेशा फादर बड़ा होगा सन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं, फादर जो है सन से बड़ा होगा, तो ये बात होगी फादर का ये वाला वेन डायग्राम हो जाएगा और सन का ये वाला वेन डायग्राम हो जाएगा। ये तो बहुत अनकॉमन है, लेकिन आपको जब मैं सिखाऊंगा तो इसका पूरा डिटेल पूर्वक समझाऊंगा कि वेन डायग्राम होते कितने टाइप के हैं। 10 से 12 टाइप का वेन डायग्राम होता है, उसको सीखा जाता है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो वेन डायग्राम का पूरा डिटेल हम समझाएंगे उस समय। और वेन डायग्राम का आगे यूज जो होता है वो सेलोलिज्म में होता है, ठीक। सेलोलिज्म ये जो टॉपिक है इसमें वेन डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज है। तो जो बच्चा, जैसे आप देखें कभी कभी क्वेश्चन रीजनिंग में कंफ्यूज जाते हैं कि सभी भेड़ बकरी हैं, सभी बकरी कुत्ते हैं, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद ऑप्शन रहेगा कि सभी कुत्ते बकरी हैं, सभी कुत्ते बकरी नहीं हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत कड़ा लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से इन दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस कारण क्या होगा, इन दोनों टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों वो होगा वाइंडिंग ऑफ फिगर। इस बार 2020 के बीएचओ एंट्रेंस में इससे एक टॉपिक सवाल आया था। इसमें क्या होता है कि एक कागज को मोड़ दिया जाता है। जैसे कागज को सबसे पहले एक अगर कागज है मान के चलिए ये, तो इसको कहेगा सबसे पहले हम बीच से इसको मोड़ दिए, उसके बाद इधर से इसको मोड़ दिए और उसके बाद क्या किया, एक बीच गोला काट दिए। तो जब इस कागज को ओपन करेंगे तो बताइए कैसा इसमें आएगा। तो 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने, उसमें आपको पकड़ना रहेगा। तो हम लोग इसको भी डिटेल पूर्वक क्या होगा सीखेंगे, ठीक। वाइंडिंग ऑफ फिगर को एक भी कह रहा हूं मैं कि अगर आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे मेरा, तो आपसे बीएचओ एंट्रेंस के रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बस आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब। बात वही होती है दोस्तों कि मैं आपको कितना भी खाना आपके सामने ला के रख दूं, कितना भी वैरायटी का भोजन आपके सामने रख दूं, अगर आप खाएंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। खाना आपके सामने रखा रखा सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। वही चीज़ पढ़ाई की होती है। मैं आपको कितना कंटेंट दे दूं, कितना सिलेबस दे दूं, अच्छे से बता दूं कि बाबू ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो वो बस वही सामने रखा हुआ खाने की तरह होगा। अब कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको हर समय कोर करके आपके मुंह में खिलाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। लोग आप बड़े हो चुके हैं, आप तो आपके सामने मैं सिलेबस दे रहा हूं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो हमेशा हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी सवाल होगा पूछेंगे। तो मैं आप तो इतना ही कर सकता हूं। अब मैं आपके जगह पे आके पढ़ तो नहीं सकता हूं ना, तो ये चीज आपको ही करना है और इसके लिए अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इस कारण अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें। तो उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे डाइस का। जी हाँ दोस्तों, डाइस आप जानते हैं लूडो, वही लूडो आजकल जो मोबाइल में भी खेला जा रहा है और आपके घर पे भी लूडो होगा। तो वही लूडो का जो डाइस होता है ना, 1 2 3 4 5 6 वाला, वही डाइस यहाँ बीएचयू के एंट्रेंस में आपको काम देने वाला है। उसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 डाइस आपके सामने दे देगा। 2 डाइस पे जो दिख रहा है जैसे 1 2 3 और उसमें 3 4 5 दिख रहा है। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा तो 3 के अपोजिट साइड में कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। कभी कभी ओपन डाइस का क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा डाइस को हम ओपन कर दिए हैं, तब बताइए इसके पीछे कौन होगा, इसके आगे कौन होगा। इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग उसको भी डिटेल पूर्वक सीखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा क्यूब का, ठीक है। किसका आएगा? क्यूब का। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब आप जानते हैं कि एक घनाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, घन बोलते हैं हिंदी में, घनाभ जो भी रहे, क्यूब क्यूबाइड इसको यहाँ पे हो जाएगा। क्यूब और क्यूबाइड ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है कि इसको पीस में काट दिया जाता है कभी कभी, उसके बाद उसमें कलर से पेंट कर दिया जाता है। फिर पूछेगा कि इसमें टोटल और कितने क्यूब बन सकते हैं, ये क्यूब में कितने क्यूब बनेंगे, एक क्यूबाइड में कितने क्यूबाइड बनेंगे, कौन सा कलर का क्यूबाइड बनेगा। इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। हम लोग पूरे डिटेल से इसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा अगला टॉपिक क्लॉक। क्लॉक जो हमारा टॉपिक है वो क्लॉक क्या है? घड़ी, जो आपके दीवार पर टंगा होगा आपके घर के,
आपके मोबाइल पे भी दिख रहा होगा। तो आपके जो दीवार पे घड़ी टंगा होगा उसमें जो क्लॉक है उससे भी क्वेश्चन अब बीएचयू बनाने लगा है, रीजनिंग में पूछा जाता है। तो उसमें 3 घंटे सुई होती है, आप जानते हैं, सेकंड का सुई होता है, आवर का सुई होता है, मिनट का सुई होता है। तो इसमें पूछेगा क्या कि मिनट के सुई और आवर, जैसे इतना बज कितना मिनट हो रहा है, तो बताइए आवर का सुई और जो मिनट का नीडल है दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। कहीं पूछ देगा कि अगर घड़ी को हम लोग वाटर में देखेंगे, जैसे अभी 3 बज रहा है तो हम उसको वाटर में देखेंगे तो कितना बजेगा, इस टाइप से भी सवाल पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से इन सबको मैं सिखाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लें। ये सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा, खूब प्रैक्टिस कराया जाएगा। बस आप ध्यान से अभी चैप्टर को समझिए, किस किस चैप्टर को हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर क्या होता है? काउंटिंग ऑफ फिगर में जैसे दे दिया आपके सामने ये एक पिक्चर और कहेगा आपसे, ये तो एक सिंपल सा पिक्चर कि बताइए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं। तो हमको तो ये दिख रहा है कि इसमें 3 ट्रायंगल हैं, लेकिन अगर इसमें अब ये कर दिया कि अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तब तो आपको गिनने लगेंगे तो आपको तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसे ट्रिक से, इसके बाद इसका अपना विशेष जो ट्रिक होता है उसे सीखेंगे और कुछ अपना मेथड से भी सीखेंगे, आपको बताएंगे भी, गिना के भी दिखाएंगे कितना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस पे विशेष अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये इस पे काउंटिंग ऑफ फिगर के ऊपर, और इससे भी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आना मस्ट का माना जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा दोस्तों वो आएगा कैलेंडर। सब कुछ आपके घरेलू यूज का है, आईना आपके घरेलू यूज का है, पानी आप देखते हैं, रिलेशन आपके साथ सभी लोगों का होगा। उसके बाद आपको लूडो खेलते होंगे, घड़ी आपके पास होगा, उसके बाद क्यूब आपके पास होगा, सब कुछ आपके पास है। रीजनिंग ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है जो आपके घर के अगल बगल नहीं हो, इस कारण आपसे रिलेटेड चीज ही पूछा जाएगा। जैसे देखिए अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैलेंडर का होगा। कैलेंडर के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आपसे अगर कोई पूछ देगा बताइए 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो आप सोचेंगे कभी कभी, कुछ बच्चे तो मोबाइल निकाल के देखने लगेंगे, कुछ बच्चे गूगल पे सर्च कर लेंगे, लेकिन आपसे तो वहाँ ना मोबाइल रहेगा ना आपके सामने गूगल रहेगा। आप तो एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे और आपके सामने बस लैपटॉप रहेगा या फिर आपके सामने पेन एंड पेपर रहेगा, 2 ही चीज़ है। आप कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक मेथड होता है, हम उस मेथड को सीखेंगे अच्छे से और उसके बाद तुरंत बता देंगे। कहते हैं विदिन 10 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड आप कैलेंडर में बता देंगे कोई भी डेट। उसके बाद आपसे कहीं कहीं पूछ देता है कि अगर 1 जनवरी 2020 को अगर रविवार है तो बताइए कि 1 दिसंबर 2065 को कौन सा दिन होगा, तो आप वो भी बता सकते हैं, आसानी से तुरंत बता सकते हैं बिना कोई देरी के। तो आपको क्या बस आसानी से सीखना है, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट होता है, कुछ प्रैक्टिस होते हैं, उसके बाद आप इसमें भी फर्राटेदार सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा रीजनिंग का वो होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जो रीजनिंग का खास पैटर्न है, जो खास टॉपिक है, उन सब से हट के कभी कभी बीएचयू क्वेश्चन पूछ देता है, उसको मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग शामिल करेंगे। या फिर जो भी इन टॉपिक में अभी तक नहीं हो पाया है तो उसको भी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में शामिल करेंगे। क्या होता है ना कि मैथ और रीजनिंग का जो हाइब्रिड यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो देखिएगा, मैथ का कुछ पोर्शन और रीजनिंग का कुछ पोर्शन, दोनों को मिक्स कर देता है और एक ऐसा क्वेश्चन बनाता है। तो ऐसा क्वेश्चन का ट्रेडिशन आजकल बढ़ गया है, तो हम लोग उस पर भी डिटेल से बात करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कभी कभी रीजनिंग में एपीजीपी घुसा देता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन घुसा देता है, कभी कभी रीजनिंग में एवरेज का कोई सवाल डाल देता है, कभी कभी रीजनिंग में रेशियो का कोई सवाल डाल देता है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए कि इसमें अगर कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये था रीजनिंग का टोटल 21 चैप्टर, ठीक 21 चैप्टर। ये 21 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल से अध्ययन कराऊंगा आपको, और साथ में आपको बताऊंगा इसका हर पैटर्न, ठीक है। इसके बाद भी मैं यहाँ पे आपको नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसके साथ, जिससे आप रीजनिंग में आपके सामने क्वेश्चन आए तो ये ना फील हो कि हम इसको देखे ही नहीं है, आपको लगेगा कि हम इस पे बना चुके हैं और विदिन 10 से 15 सेकंड आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस कारण एक तो सबसे पहले आप रीजनिंग को हल्के में नहीं लेंगे। सबसे पहली बात, इसको एकदम ध्यान में बात रख लिए, कितना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है, ठीक है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रैंक बूस्टर में इस कारण कह रहा हूं क्योंकि बीएचयू में एडमिशन होना एक अलग बात है और बीएचयू के हर एक सुविधाओं का लाभ उठाना एक अलग बात है। ये 2 चीज़ आप सबसे पहले समझिए। एक तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा, कभी कभी कम रैंक पे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको सब सुविधाएं तब मिलेंगी जब आप यहाँ हॉस्टल लेंगे।
यहाँ हॉस्टल ऐसे नहीं दिया जाता है, यहाँ हॉस्टल टॉप रैंकर को दिया जाता है जो अच्छे रैंक लाते हैं। और अच्छा रैंक लाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले बहुत मेहनत करना होगा और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही करना होगा, क्योंकि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें सभी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर आप रूपी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही स्कोर अच्छा हो जाएगा तो आप सोचिए अपने आप इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे, और सिलेक्शन होने के बाद आपको हॉस्टल मिल जाएगा। यहीं हॉस्टल मिलने से आपको हमेशा 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी, यहीं का मेस, यहाँ का खूबसूरत इन्वायरमेंट, बीएचयू के अंदर आप 24 घंटा कभी भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कर सकते हैं। तो आप बीएचयू आने से ज़्यादा बीएचयू में हॉस्टल पाने के लिए पढ़िए कि मुझे बीएचयू में प्रवेश लेके हॉस्टल लेना है। और जैसे ही आप हॉस्टल में आप आ जाएंगे तो समझिए आपका लाइफ यहाँ पे बिल्कुल ही एक गोल्डन की तरह हो जाएगा। मतलब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ के हॉस्टल के थ्रू। इस कारण रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना यह मांग रहा है इतना ज़रूर दीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद आप बेस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है दोस्तों कि हमारा ऑनलाइन कोर्स है। आप जानते हैं बीएचयू वर्ल्ड हर साल अपने लिए अपना ऑनलाइन कोर्स लाता है जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है। तो 2021 के लिए भी हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप जान रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन उसमें चालू है। उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, आप कैसे जुड़ सकते हैं, www.shikshaworld.com पे जाएंगे, वहाँ पे इनरोल्ड नाउ का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इनरोल्ड करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऐप है शिक्षा वर्ल्ड वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसे ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि उसी ऐप के माध्यम से आपका क्लास चलेगा। अब इस क्लास में हम लोग आपको देंगे क्या, ये भी एक बार स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो लेक्चर क्या है, रिकॉर्डेड भी है और लाइव सेशन दोनों रूप में जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन तक एक्सेसिबल होगा, आप आसानी से उसे देख सकते हैं, ठीक बात है। और लाइव भी सेशन आपके सामने लिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के रूप में। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो गया, वो बहुत सारा आपको नोट्स भी बनाना है और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, दोनों चीज़ होगा आपके लिए। उसके बाद मैं आपके लिए क्या करूंगा, डाउट सेशन भी हम लोग लेके आएंगे बीएचयू वर्ल्ड आपके लिए। जैसे रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपको डाउट आएगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं डाउट उन्हीं को आता है। तो डाउट के लिए हम लोग उसके लिए डाउट सेशन भी लगाएंगे। डाउट सेशन भी रिकॉर्डेड होगा और लाइव, दोनों टाइप का डाउट सेशन होगा। और अधिकतर डाउट सेशन इस बार लाइव ही जाने की संभावना है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। आप हमसे जुड़े रहेंगे, मैं आपका कमेंट देखते रहूंगा और आपका डाउट सॉल्व करते रहूंगा। उसके बाद हम क्या देंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपको वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के बाद जब आप कभी अपने एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान किसी और लोगों से मिलने से, निगेटिव पीपल से मिलने से क्या होगा, कभी कभी डीमोटिवेटेड फील हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाएंगे, जिससे आप फुल एनर्जी से लेके पॉजिटिव वे की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आपको बताऊंगा बीए का, बीएससी का, हर चीज का स्ट्रेटजी वीडियो बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि किस कोर्स को कैसे क्रैक करते हैं, आप अपना शुरुआत कैसे करेंगे। बीए के लिए स्ट्रेटजी वीडियो जाएगा, बीएससी मैथ के लिए, बीएससी बायो के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लॉ के लिए, एलएलबी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी वीडियो जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बीएचयू वर्ल्ड पे जितने भी मेंटर्स हैं सभी बीएचयू में अभी पढ़ रहे हैं, इनरोल्ड हैं, उन्होंने बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है, क्वालिफाइड किया है और वेल मेंटेन्ड वहाँ पे मेंटर हैं। तो आपको क्या होगा, स्ट्रेटजी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो भी आपको जाएगा। तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, इनरोल होंगे, और अगर आपको लगे कि इनरोलमेंट लेने में हल्का सा भी संशय है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और अलग बात, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जाइए, वहाँ पे वीडियो में कमेंट पढ़िए, अपने सीनियर्स का कमेंट पढ़िए, जो जुड़े हुए हैं उनका कमेंट पढ़िए। अगर आपको लगे कि बीएचयू वर्ल्ड से हमें जुड़ना चाहिए तो ज़रूर जुड़िए, आपका स्वागत है। अगर नहीं तो भी जो मैं सिलेबस दिया हूँ उसको आप कवर करें, मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।